पूछ रही हैं आपसे, बताना आप लोग 1951 में भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम चलाया था? कौन सा? कल बताए थे ना, परिवार फैमिली प्लानिंग, जिसको कहते हैं परिवार नियोजन, 1951 में। ठीक है, परिवार नियोजन। जो आगे चलकर विस्तृत रूप दिया, जिसको कहा गया शॉर्ट फॉर्म में, जिसको RCH, इसका पूरा नाम हमने आपको बताया था, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसा किस लिए किया गया, ये बात आपको नोट करना है। हम 1900 शताब्दी की बात करें, ईस्वी की, तो पूरे विश्व की, किसकी, पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 अरब। ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, जनसंख्या बहुत जरूरी चीज है। तो हमने आपको जनसंख्या विस्फोट भी बताया था, कितनी थी? 2 अरब, जो 2000 ईसा में बढ़कर कितनी हो गई? 6 अरब। कितनी हो गई? 6 अरब। मतलब 100 साल में कितना गुना बढ़ा? 3 गुना। 3 गुना बढ़ा 100 साल में। अब अपन अपने इंडिया के भारत की बात करें तो 1951 या 50 के लगभग, ठीक है, 1950 में भारत देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। कितनी? 35 करोड़। ठीक है, जो लगभग 2000 में जाकर कितनी हो गई? कितने? 2000 मतलब सिर्फ 50 साल में कितनी हो गई? सिर्फ 50 साल में, 2000 में अपन देखते हैं तो 50 साल में ये 1 अरब हो गई। कितनी? 1 अरब। तो 2001 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो जो वृद्धि दर है, ठीक है, वृद्धि दर है इसकी 2001 की जनगणना के अनुसार से जब वृद्धि दर का आकलन किया गया तो वो था 1.7%। 1.7% मतलब 1000 में 17 लोगों की वृद्धि, प्रति 1000 में 17 लोगों की वृद्धि। कितनी? प्रति 1000 में 1000 में 17 लोगों की वृद्धि हुई। अब इसी आंकड़न के अनुसार अगर अनुमान लगाया जाए ना तो 2033 वर्ष बाद, 33 वर्ष बाद इसी आंकड़न को लगाया जाए तो 33 वर्ष बाद जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। ये 2001 की गणना के साथ बता रहे हैं। मतलब 2000 में जनसंख्या कितनी है? 1 अरब। तो 2033 आते आते इसकी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे भारत देश की? 2 अरब। 2 अरब कब हो जाएगी 2 अरब संख्या? 2033 आते तक। ठीक है, अब हम गर्व से कह सकते हैं हमारा देश देखो प्रगति कर रहा है, ऐसा नहीं कह सकते ना, ऐसा नहीं कह सकते। और अभी के डेट में अगर 2025 की बात करें अपन, 24-25 की, तो अभी लगभग
1.5 करोड़ संख्या, जनसंख्या कितनी, लगभग 1.5 करोड़ 2025। अब ये समस्या की बात है कि नहीं? आप लोग सुने होंगे पुराने समय में, अगर इंसान थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है तो उससे पूछ लेंगे तू पढ़ा लिखा है, तो बोलेगा हाँ, ले तेरी सरकारी नौकरी पक्की। किसी को थोड़ा बहुत दौड़ा दिया, वहां तक दौड़ गया, उसकी भी सरकारी नौकरी पक्की। आज देख रहे हो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, मिल रही सरकारी नौकरी। क्यों? पद कम है, संख्या इतनी ज्यादा है, एक पद के लिए कितने लोग कंपटीशन में बैठते हैं। ठीक है, तो एक पद में एक ही भर्ती होती है ना। पहले चिंता का विषय है। और क्या समस्या हुई? जनसंख्या बढ़ी तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे नौकरी ही ले लो, आय का साधन ले लो, इनमें कमी आई, आगे कमी आई। ठीक है ना? आपके आवास में, आपके भोजन में, ठीक है, आपकी भूमि में, इन सब में क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है। आपके पिताजी के 7 बालक हैं, 7 एकड़ जमीन है ना, कितना आया? 1 एकड़ आया। अगर अब उसी की जगह यदि मान लो केवल 2 पुत्र होते, पुत्र या पुत्री, तो कितने आते? 3.5 एकड़। तो 1 एकड़ बेहतर है कि 3.5 एकड़ बेहतर है? किसमें आपका आय का साधन ज्यादा बढ़ेगा? बताओ। 3.5 एकड़ में ना। पिता ने घर बना लिया, 7 बच्चे हैं तो 7 के लिए बनवाना पड़ेगा ना, खर्चा ज्यादा आएगा। नहीं बनवा पा रहा है तो एक ही कमरे में रहो, सब कोई अच्छी बात है नहीं। अब इन सब का कारण क्या है? अपन कारण देखें ना, इन सब का कारण क्या है? तो कारण अपन देखेंगे कि सबसे पहला कारण क्या है? अशिक्षा। तो कारण है, जनसंख्या वृद्धि का कारण है ये। सबसे पहला कारण है अशिक्षा। हम शिक्षित नहीं है, हमको कोई चीज की जानकारी नहीं है। हम कम उम्र में ब्याह कर लेंगे, शादी कर लेंगे, बच्चे पैदा करते जाएंगे, गिनती करते जाएंगे। सब क्या है? अशिक्षा का कारण। ठीक है, हमारे माता पिता अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो क्या सोचते हैं वो? अरे वंश है, भगवान की देन है, 1 बच्चा हो या 10 बच्चा हो, भगवान की देन। भगवान की देन है क्या? नहीं है। ये सब क्या है? अशिक्षा। दूसरा कारण, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी हुई मृत्यु दर में। क्यों कमी हुई? पहले महामारी फैलती थी, किसी को हैजा हो गया, टीबी हो गया, मोती जहर हुआ, व्यक्ति खत्म हो जाता था। पूरा गांव का गांव सफाया हो जाता था। अपने सियानों से पूछना कभी। आजकल क्या हो गया? हमारा मेडिकल क्षेत्र इतना बढ़ गया है, तुरंत अस्पताल ले जाओ, इलाज हो गया, ठीक हो गया। आपको मोती झीरा हुआ, आप 10 दिन में ठीक हो जाओगे। मलेरिया हुआ, आप ठीक हो जाओगे। सारी चीजों की गोली दवाई होगी। तो मृत्यु दर में कमी हुई। जन्म दर में वृद्धि, तीसरा कारण आपका है जन्म दर में वृद्धि। ठीक है, जन्म दर में वृद्धि मतलब आप लोग अगर जान रहे हो कि 1 और 2 बच्चे के में कम से कम 2 से 3 साल का अंतराल होना चाहिए। जानकारी है तो ठीक है, जानकारी नहीं है तो 2001 में लड़का पैदा हुआ, 2002 में दूसरा पैदा हो गया। अब दूसरा पैदा हो गया, पता चला यार 2 लड़की हो गई। अब तीसरा का 2 साल, तीसरा हो गया, तो जन्म दर में वृद्धि हो रही है। ठीक है। चौथा, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब होता है हमारी सोच। कोई हम बताए कि भगवान की देन है, जो बच्चे हैं वो भगवान की देन है, जब तक भगवान दे रहा है तब तक ठीक है। ठीक है, ये रूढ़िवादिता जो पुराने लोग सोचते आ रहे हैं वो हम भी सोच रहे हैं। हमारे परदादा के 5 थे, ठीक है, तो उनके भी 1 के 5 हो रहे हैं।
संख्या बढ़ गई, हो गई ना, ये कहलाया जाता है रूढ़िवादी। मात्र शिशु मृत्यु दर में कमी। ऐसा क्या होता था, कभी काल गर्भावस्था में माता बच्चे को जन्म दी, ठीक है, तो गर्भ जन्म देती या तो वो खत्म हो जाती थी या फिर शिशु खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या हो गई, कमी आ गई ना, कमी आ गई, ठीक है, क्योंकि मेडिकल से पढ़ा है, अच्छी बात है, पर ये कारण है इसका। अब इससे उत्पन्न होने वाली समस्या हो रही है, समस्या हमने आपको पहले ही बता दिया, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है, क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी कमी, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताएं उसमें कमी हो गई, आवास में कमी हो गई, आपका रोजगार में कमी हो गई, आप भोजन की कमी हो गई, ठीक है, भूमि की कमी हो गई। अब इसका निदान मतलब इसका उपाय हम कैसे करें, उपाय सबसे पहला उपाय अगर जनरली बोला जाए तो इंसान को स्वयं समझना चाहिए कि हमारे परिवार में कितने संतान होने पर हमारा परिवार बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से हम जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है, जिनको नहीं है उनको ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो उपाय के अंतर्गत जो हमने परिवार नियोजन की बात की गई, उसमें जो निर्देश दिए गए, ठीक है, उसका पालन करना चाहिए। निर्देश में क्या दिया गया है कि हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो, इस नीति को अपनाना, ठीक है, इस नीति को अपनाना, ठीक है। दूसरा उपाय क्या, गर्भ निरोधक विधियों को अपनाना, क्या, गर्भ निरोधक विधि या युक्तियों को अपनाना, तो गर्भ निरोधक विधि उसको अपनाना। कई लोग, हम लोग पढ़े लिखे, कई लोगों को कंडोम शब्द बोलने में शर्म आती है, हिचकिचाते हैं, क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, ठीक है, जबकि ये क्या है, हमारी एक सुविधा है, ठीक है। और बहुत सारी, अब गर्भ निरोधक सबसे हमें एक चीज याद आया कि एक आदर्श गर्भ निरोधक में क्या क्या गुण होने चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, आदर्श, सबसे ही समझ में आ रहा है, आदर्श गर्भ निरोधक, ये कभी कभी आप एग्जाम में पूछ लेता है, आदर्श गर्भ निरोधक किसको कहते हैं। तो पहली चीज, ये उपयोगकर्ता के हित में कार्य करे, जो उपयोग करता है उसके हित में कार्य करे, पहली चीज। के हित में कार्य करे। कोई चीज से आपको नुकसान हो रहा है तो आप उसका उपयोग करोगे, नहीं करोगे ना, वो आदर्श कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो पहला पॉइंट यह है कि उपयोगकर्ता के हित में कार्य करे। दूसरी चीज, आसानी से उपलब्ध हो, अब आपको कोई गर्भ निरोधक युक्ति खरीदने हैं, आपको 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाना पड़े तो आप जाओगे, नहीं जाओगे, ठीक है, आप नहीं जाओगे, हम नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो है आदर्श जो निरोधक को है गुण, उसका क्या है, आसानी से। तीसरा, सस्ता हो, भाई हमारे समाज में सब प्रकार के लोग रहते हैं, गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर लोग, ठीक है।
या ज्यादा महंगा होगा तो गरीब लोग ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सस्ता हो जिसे अमीर भी खरीद सके, मध्यवर्ग लोग भी खरीद सके, और कौन खरीद सके? जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, मतलब गरीबी की श्रेणी में आते हैं, वो लोग भी। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, इसका कोई दुष्प्रभाव शरीर पर न पड़े, मतलब साइड इफेक्ट। ठीक है, जो साइड इफेक्ट है, इसका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। यदि आपको कोई चीज नुकसान कर रही है ना, तो आप उसका उपयोग करोगे? नहीं करोगे। ठीक है ना, हम लोग तो कोई चीज कड़वा लगता है तो उसके खाने से इसके तासीर, फिर ये तो शरीर को नुकसान करेगा। ठीक है, पांचवा आप बता सकते हो कि जो उपयोग करता है उसकी जो कामेच्छा है या मैथुन क्रिया है, विशेषण क्रिया है, उसमें बाधा ना बने। ठीक है, उसमें क्या है? बाधा ना बने। तो ये क्या है? आदर्श गर्भ निरोधक, जिसको आप आदर्श कह सकते हो। ऐसा गर्भ निरोधक जिसको आप आदर्श कहते हैं। ठीक है, अब ये कई तरीके से होता है।